संगम में डुबकी लगाने वाले साहित्य प्रेमियों के लिए ज्ञान की गंगा में भी डुबकी लगाने का महाकुंभ खास मौका है। योगी सरकार इलाहाबाद संग्रहालय में नामचीन साहित्यकारों की गैलरी का नवीनीकरण करवा रही है। ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत काम ही बाकी है। ये देश ही नहीं, दुनिया की पहली गैलरी है जहां लोग नामी गिरामी लेखकों, कवियों की ओरिजिनल आवाज और अंदाज में उनका काव्य पाठ सुन सकते हैं। इस संग्रहालय की नींव कैसे पड़ी, इसका भी बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। आजाद पार्क में कई विधाओं और परंपराओं के कवियों और साहित्यकारों की रोजाना गोष्ठी होती थी। ऐसी एक गोष्ठी में सुमित्रा नंदन पंत आए और उन्होंने अपनी कई किताबें दान कर इस संग्रहालय की नींव रखी। बाद में महादेवी वर्मा ने इसे संवारने में बड़ा योगदान किया। बहुत पुरानी गैलरी है। एक्चुअली उस गैलरी की स्थापना छायावाद के बहुत ही सुप्रतिष्ठित कवि पंडित सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी निजी सामग्री दे करके शुरू कराई थी। बाद में उसमें पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महेशी महादेवी वर्मा, एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नरेश मेहता, प्रेमचंद, इन सारे लोगों की सामग्री को हमने जोड़ा। सुमित्रानंद पंत बच्चन के जो पत्राचार हैं वो पत्र भी उस गैलरी में हैं। उनकी मौलिक पांडुलिपियाँ भी हमारे पास हैं। इसके अतिरिक्त जो उनको पुरस्कार मिले हैं, उस पुरस्कार के ताम्रपत्र, मूर्ति देवी की मूर्ति, वाग्देवी की मूर्ति, वह भी हमारे संग्रह में सुरक्षित है। राम की शक्ति, पूजा और तोड़ती पत्थर। रोजे ने अपनी रखवाली की और कुकुरमुत्ता जैसी कालजयी कविताएं लिखने वाले महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के परिवार ने इस गैलरी में उनसे जुड़ी सामग्रियां भेंट की। इसके अलावा नामी लेखक नरेश मेहता ने अपना आखिरी संस्मरण प्रदक्षिणा यहीं लिखा और उसके साथ अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट भी संग्रहालय को दान कर दिए। यहाँ वो सब चीजें सहेजी गई हैं जिन्हें देखा जा सकता है। निराला जी की सामग्री निराला जी के परिवार ने हमें डोनेट की। पंत जी अपना स्वयं दे गए थे। राम कुमार वर्मा की सुपुत्री डॉक्टर राजलक्ष्मी वर्मा ने अपने पिताजी की सामग्री को संग्रहालय को समर्पित किया। नरेश मेहता जी, यहाँ पर उनका एक व्याख्यान हुआ था प्रदक्षिणा अपने समय की। ये उनकी अंतिम कृति है और इस प्रदक्षिणा अपने समय की में उन्होंने अपने इलाहाबाद से जुड़े संस्मरणों को लिखा है। और उसी समय आए और साहित्यिक गैलरी उन्होंने देखा। अपनी कुछ पांडुलिपियाँ, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स, इस तरह की चीज़ें वो खुद दे गए। उसे हमने इस बीथिका में लगा रखा है। आगे हमारी योजना ये है कि इस बीथिका में हम प्रसार भारती के सहयोग से इन कवियों की वाणी उसको भी दर्शकों के लिए लगाएं, जिसको वो सुन सकें कि पंत जी कैसे काव्य पाठ करते थे, महादेवी जी के पाठ करने का तरीका क्या था। इस तरीके से वो न केवल उनकी सामग्री को देख पाएंगे बल्कि उनको सुन पाएंगे और उनसे अपना एक साहित्यिक रिश्ता भी जोड़ पाएंगे। जीवंत हो जाएगा। जी। प्रयागराज में सिविल लाइंस के पास चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित संग्रहालय में 16 विधिकाएं हैं, जिसमें अलग अलग दौर के लेखकों के बारे में जानकारी दी गई है। उनकी रचनाओं को रखा गया है। इसमें वो लेखक भी हैं जो पैदा कहीं और हुए लेकिन प्रयागराज को अपनी कर्मभूमि बनाया, और वो लेखक भी हैं जो पैदा प्रयागराज में ही हुए और यहीं से साहित्य जगत में बड़ी हलचल पैदा की। बाहर से आने वालों में सुमित्रा नंदन पंत,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी और यहाँ के कवियों लेखकों में हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, अकबर इलाहाबादी, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रमुख हैं। इनके किस्से आज भी प्रयागराज की गलियों में लोग बड़े चाव से सुनाते हैं। बहुत सारे किस्से हैं। फिराक साहब के किस्से, निराला जी के किस्से आपको यहाँ हर व्यक्ति सुनाता मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग थे जो जितना साहित्य की दृष्टि से, सर्जना की दृष्टि से प्रतिष्ठित और समृद्ध थे, उतना ही ये आम जन में लोकप्रिय भी थे। हरिवंश राय बच्चन के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो घर से निकलते थे, लोग उनके पीछे पीछे चल देते थे कि इस उम्मीद में कि कोई कविता सुनाएंगे। हर कोई मधुशाला उन्हीं की आवाज में सुनने को उत्सुक रहा करता था। कई कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद अचानक बच्चन साहब रुकते और फिर कविता सुनाकर पीछा करने वालों से पिंड छोड़ाते थे। फिराक गोरखपुरी के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। वो नामचीन शायर थे, लेकिन कभी किसी मुशायरे में वक्त पर नहीं जाया करते थे। एक मुशायरे में वो आधी रात के बाद पहुंचे और माइक छीनकर ये कहने लगे कि यहाँ जो शायर हैं वो उनके कलाम सुना रहे हैं। फिराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय था। बच्चन जी के बारे में तो ये था कि उनको सुनने के लिए लोग पीछे पीछे घूमा करते थे, और वो भी इतने सहज थे कि बच्चे जब उनको घेर लेते थे तो वो सुना देते थे। ऐसा उनके बारे में सुना है। फिराक साहब का मुशायरे में आने का कोई समय नहीं होता था। जब उनकी नींद खुलती थी वहीं, और अक्सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुशायरे का आयोजन, कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ करता था। तो जब उनकी नींद खुलती थी वो मुशायरे में चले आते थे। एक बार हमने सुना है कि मुशायरा चल रहा था, फिराक साहब करीब करीब रात 12:30-1 बजे के लगभग मुशायरे में दाखिल हुए। सीधे मंच पर आए और जो साहब पढ़ रहे थे उनके हाथ से उन्होंने माइक छीन लिया और कहा, बरखुरदार, ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो सब मेरा है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी कवि या शायर अगर कविता सुना रहा है, कोई आके कहे कि सब मेरा है, तो वो घबरा गया। जब घबरा गया तो उसके मुंह से निकला कि हुजूर, क्या मेरे ख्यालात आपके ख्याल से टकरा नहीं सकते? कहा, मियाँ, साइकिल से साइकिल का एक्सीडेंट तो हमने सुना है, साइकिल हवाई जहाज से टकरा जाए ये आप बता रहे हैं मुझे? तो ये ऐसे किस्से फिराक साहब के बारे में। इलाहाबाद संग्रहालय में महादेवी वर्मा की कई कृतियां मौजूद हैं। अब कोशिश है कि लोगों को डिजिटल माध्यम से उन्हीं की आवाज में उनका कविता पाठ सुनाया जाए। बहुत जल्द ही साहित्य प्रेमियों का ये सपना पूरा होने वाला है। साथ में महादेवी वर्मा के राखी भाई निराला जी की आवाज में भी यहाँ आने वाले लोग काव्य पाठ का आनंद ले पाएंगे। निराला जी महादेवी जी को बहन मानते थे, वो उनको भाई मानती थी, और हर राखी पर महादेवी जी निराला जी का इंतजार करती थी। एक बार यह हुआ कि वो शाम तक बैठी रहीं और निराला जी का कहीं अता पता नहीं, और नियम यह था कि जब तक राखी न बांधें तब तक वो कुछ खा भी नहीं सकती थी। तो बिना खाए पिए महादेवी जी बैठी रहीं। शाम को निराला जी रिक्शे से उतरे। महादेवी ने कहा कि कहाँ, मतलब एक प्रश्नवाचक उनकी निगाहें उनके भूमि की कहाँ थे अब तक। तो उन्होंने कहा कि मैं चौक से आ रहा हूं। तो कहा, क्यों? कहा, मैंने राम की शक्ति पूजा, अपनी रचना को बेचा है, और उससे जो 1 रुपया मिला है, उस 1 रुपये में
8 आना तुम्हारी राखी बंधाई है और बाकी इस रिक्शे वाले का किराया है। क्योंकि राखी के दिन बहन अगर राखी बांधेगी तो उसे कुछ मुझे देना भी तो पड़ेगा। तो ये भाव भी इस इलाहाबाद में रहा है। इस दृष्टि से ये कवि कविता की दृष्टि से जितने बड़े हैं, व्यक्तित्व की दृष्टि से भी उतने ही बड़े हैं। पहले प्रयागराज में आस्था के साथ ही ज्ञान और साहित्य का कुंभ भी हर 12 साल में लगता था। देश भर के विश्वविद्यालयों से छात्र और शिक्षक जमा होते थे। साहित्य और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा होती थी। कुंभ का आयोजन ही आरंभ हुआ था इसी दृष्टि से कि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ आए, और इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी और ज्ञान प्रणाली की दृष्टि से भी, विद्या दृष्टि से भी इस कुंभ का आयोजन किया जाता था। 12 वर्षों में कुंभ होता है, तो इसका बृहस्पति के गति से तो संबंध है ही, पौराणिक महत्व तो है ही, इसके साथ साथ विद्या क्षेत्र में 12 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था है। 12 वर्ष बच्चे पढ़ते थे और जब वो दीक्षांत होता था उनका, तो सभी विश्वविद्यालयों के, सभी देश के कोने के बच्चे यहाँ एकत्रित होते थे, उनके गुरुजन उपस्थित होते थे। और प्रयाग को कहा जाता है कि ये प्रथम यज्ञ की भूमि है। तो प्रथम यज्ञ कौन सा प्रथम यज्ञ? वो ज्ञान का ही प्रथम यज्ञ यहीं हुआ था। तो विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न मतों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग यहाँ उपस्थित होकर संवाद करते थे, चर्चा करते थे और भावी भारत कैसा हो इस पर एक विचार मंथन भी करते थे। गंगा स्नान और ज्ञान गंगा में स्नान, सत्संगति की गंगा में स्नान, ये सब यहाँ एक साथ चलता था। और भारत का तो बहुत बड़ा योगदान विश्व के लिए भारतीय विद्या क्षेत्र में भी रहा है, उस पर भी यहाँ चर्चाएं होती रही हैं। बहुत सारे साहित्यकार यहाँ रहे हैं और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में तो प्रयाग का बहुत महत्व रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में महर्षि भारद्वाज का नाम उल्लेखनीय है। अब भी दूर दराज से तमाम स्कूल और उनके अध्यापक यहाँ बच्चों को लेकर आते हैं और साहित्य के कुंभ में डुबकी लगाकर खुद को धन्य पाते हैं। भविष्य की चुनौतियों से पार पाने की प्रेरणा लेकर यहाँ से जाते हैं। साहित्य जो है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जैसा समाज हमको बनाना हो या जैसा समाज होता है उसका एक प्रस्तुति की जाती है। तो भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर के सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी ने बहुत बढ़िया कविता लिखी है, वो तोड़ती पत्थर सड़क के किनारे। तो उसमें उन्होंने महिलाओं के श्रम का चित्रण किया है और श्रमेव जयते, जो व्यक्ति श्रम करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और उसकी पीड़ा को, संवेदना को कैसे उन्होंने प्रस्तुत किया, जो साहित्य का मूल उद्देश्य है कि मनुष्य समाज को संवेदनशील बना करके रखा जाए। जब समाज की संवेदना खत्म हो जाती है तो मनुष्य मतलब इतना क्रूर हो जाता है कि वह किसी के सुख दुख को बांट नहीं पाता है। तो साहित्य का एक जो प्रमुख कार्य है कि मनुष्य की संवेदना को डेवलप किया जाए, और संवेदनशील व्यक्ति ही समाज को आगे ले जाता है, राष्ट्र को आगे ले जाता है और मानवता के हित में कुछ कार्य कर सकता है। जिसकी संवेदना खत्म हो जाती है वह व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पाता है। तो उस दृष्टि में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है, जो इस प्रयाग की सबसे प्रमुख भूमिका है यहाँ पर। क्योंकि साहित्य में उत्तम कोटि के साहित्य यहाँ सृजन किए गए, चाहे वह काव्य के रूप में हो, चाहे वह गद्य के रूप में हो। उसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने भी अपने पवित्रता का और संस्कृति का इतना बढ़िया चित्रण किया है, वह भी अद्भुत है, जो उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। तो इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, साहित्य का एक योगदान जो समाज के लिए है, उसकी संवेदना को जागृत रखने में, गतिशील बनाए रखने में। हमारे यहाँ का अर्थ चक्र भी गतिशील रहे, प्रकृति का चक्र भी गतिशील रहे और एक दूसरे का सहयोग होता रहे और समाज हमारा तुष्यंति च रमयंति च के भाव को विकसित करे, यानी सभी लोग अधिकतम सुखी रहें और सभी लोग अधिकतम आनंदी रहें। इस भूमिका को बनाए रखने में साहित्य की बड़ी भूमिका रही है। योगीराज में प्रयाग फिर अपने उसी वैभव की तरफ बढ़ रहा है जिसका वो सदियों से हकदार रहा है।